2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद खबरें आती हैं तो कभी उत्तर प्रदेश में 600 से ज़्यादा छोटे बड़े दंगों की, पुणे में एक मुस्लिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हिंदुत्व गुंडों द्वारा हत्या की, साक्षी महाराज जैसे भाजपा नेताओं की मदरसों को लेकर विवादित टिप्पणियों की, या आदित्यनाथ जोगी और भाजपा के कई और नेताओं द्वारा लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान की, और अभी हाल में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा यह कहना कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। क्या यही वो विकास का मॉडल है जिसके वायदे से भाजपा और मोदी की सरकार बनी थी? न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुभाष गडाडे जी हैं, जो कि कई सालों से मानव अधिकारों पर, जातीय हिंसा पर, सांप्रदायिक हिंसा पर और अन्य ऐसे मुद्दों पर लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं और लिखते भी आ रहे हैं। सुभाष जी, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। सुभाष जी, ये सारे जो उदाहरण अभी दिए और इसके अलावा भी कई सारे और आज से उदाहरण खासकर कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ढूंढे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हो रहा था, लेकिन जिस रफ्तार के साथ होने लग गया है और जो लगातार ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं, अगर मैं बहुत सरल तरीके से आपसे पूछूं तो ये सरकार हिंदुस्तान को किस दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रही है? मेरे ख्याल से अगर हम इस सरकार को देखें तो गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। गुजरात मॉडल की जब भी हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा जो मीडिया में चर्चा होती आई है, जो उसके कथित आर्थिक विकास की बात ज़्यादा चलती है। लेकिन गुजरात मॉडल जब हम कहते हैं तो उसके बुनियाद में 2002 के दंगे हैं और जिस तरह का जनसंहार को अंजाम वहाँ दिया गया था और आज की तारीख में वहाँ पर अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं, तो गुजरात मॉडल की ज़मीन 2002 ने एक तरह से तैयार की है। तो मेरे ख्याल से पूरे देश के पैमाने पर वो इसी गुजरात मॉडल को, मतलब जिसमें दो पैरों पर चलने वाला ये विकास है। एक तरफ गुजरात मॉडल का मतलब है कि न उदारवाद व आर्थिक विकास, और साथ साथ इस मुल्क में सांप्रदायिक जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो एक जिस तरह का हिंदू राष्ट्र के तहत उनकी जो स्थिति है, उनको अपनी हैसियत बता देना है। इसी तरह का वो नक्शा पूरे मुल्क में कायम करना चाहते हैं, मुझे यही लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा बार बार ये कह रही है कि इस तरह के बयान जो आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं, ये भाजपा के एक फ्रिंज तत्व है, या भाजपा के हाशिए पर ये लोग हैं। क्या आप क्या इस बात से सहमत हैं क्या, या आपको लगता है ये लोग जो हैं ये दरअसल यही भाजपा का असली चेहरा है और ये कोई फ्रिंज तत्व नहीं है? मुझे लगता है कि ये जो मॉडरेट बनाम उग्र वाला जो डिबेट भाजपा को लेकर के, संघ को लेकर के अक्सर चलता रहता है, दृष्टि का भ्रम है हम लोगों का। बेसिकली जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदुत्व के एजेंडे को कौन कैसे सर्व करता है, मूल बात वही है। और मैं इसको देखता हूँ एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। ऑर्केस्ट्रा में तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बजते रहते हैं, और किसको क्या करना है उसका एक रोल है, उस इंस्ट्रूमेंट का रोल है। मुझे या हम लोग देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब वज़ीर आज़म थे, वो प्रधानमंत्री थे, तो उनको मॉडरेट कहा जाता था और अडवाणी ज़्यादा उग्र समझे जाते थे। कुछ दिनों के बाद अडवाणी मॉडरेट हो गए और मोदी उग्र हो गए, और आज की तारीख में मोदी मॉडरेट माने जाते हैं और अब योगी आदित्यनाथ या नए जैसे लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो संघ का जो एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उसको सभी लोग मिलकर के सर्व करते हैं। मतलब एक तबका हमको बार बार दिखता है कि वो संसदीय भाषा बोलेगा, उसी की बात करेगा, संविधान की गरिमा की बात करेगा। एक तबका ऐसा है जो हेट स्पीचेस, तोड़िया हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग समुदायों के खिलाफ जहर उगलेंगे। और एक तीसरा तबका ऐसा है, ब्रॉडली अगर हम देखें, स्टॉर्म ट्रूपर्स का, तूफ़ानी दस्तों का, जो लोगों को सबक सिखाएंगे। किसी MF हुसैन की प्रदर्शनी पर हमला करेंगे, किसी को पीटेंगे, मारेंगे, किसी प्रिंसिपल को जाकर के, किसी उज्जैन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जाके पीटाएंगे क्योंकि साहब आपने कश्मीरियों की हिमायत में कैसा बयान दिया था। तो ये तीनों स्तर के अगर आप रफली डिवीज़न देखते हैं, और ये तीनों लेकिन सब एक दूसरे को बचाते भी हैं और वाइडर एजेंडा को सर्व करते हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा इसमें फ़र्क दिखता नहीं, ज़्यादा मैं इसको बेसिकली वो एजेंडा वही है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि इस हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में अलग अलग लोग अलग अलग एक भाग निभा रहे हैं, कोई एक उग्र बात करेगा तो कोई थोड़ी मॉडरेट बात करेगा, लेकिन
अभी के जो हाल में जो उपचुनाव हुए हैं उसके अगर परिणाम देखें, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरी कमान संभाल रहे थे भाजपा की, और वो उनके हाथ में, मतलब वो ही बार बार इस तरह के मुद्दे, और ख़ास करके उनके तो पहले भी बहुत सारे इस तरह के बयान आ चुके हैं, वैसे भाषण दे चुके हैं जो बहुत ही सांप्रदायिक स्वभाव के हैं। तो लेकिन इस सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए हैं, और ख़ास करके लव जिहाद का पूरा जो मुद्दा उछालने की कोशिश थी, इसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं तो भाजपा को भी एक बहुत बड़ा झटका मिला है। और उसी के बाद सुशील मोदी ने बिहार में भी ये बयान दिया कि भाई हम इसके साथ नहीं है, ये लव जिहाद वगैरह जो है हम इसके साथ डिसोसिएट करने की बात करिए। तो क्या आपको लगता है कि, आपको क्या लग रहा है कि अब इस चुनाव के नतीजे के बाद क्या भाजपा यही आक्रामक सांप्रदायिक रूप निभाती रहेगी, या ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे इससे? इनकी आगे की स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या रहेगी? मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा मॉडुलेट करने की उनको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिस तरह से नतीजे आए हैं, जहाँ पर इतनी सारी सीटें लोकसभा चुनाव में लेके गए थे, और अगर झटका उनको लगा है तो उनको थोड़ी एक हद तक मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके पास कई सारे चेहरे हैं। योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के सांसद हैं, अगर आप गौर करेंगे कि उनका भी भाजपा के साथ बड़ा लव हेट का रिश्ता रहा है। वहाँ हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं, कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी कैंडिडेट्स खड़े किए हैं हिंदू महासभा के नाम से। तो भाजपा के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उनके पास योगी आदित्यनाथ भी है, कोई लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी है, कोई अलग अलग चेहरे हैं। तो फौरी तौर पर उनको थोड़ा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुशील मोदी के इंटरव्यू पर गौर किया होगा आपने, जिसमें उन्होंने बेसिक जो बात कही गई, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं लव जिहाद के नाम से जो कही जा रही है, जो बेसिकली हिंदुत्व का एजेंडा है, जिस पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। कहा कि प्रॉब्लम तो है, उन्होंने बस इतना ही कहा कि साहब योगी आदित्यनाथ को हम अपने आने नहीं देंगे, या उनकी बातों को हम इतना उग्र स्पेस नहीं देंगे। और साथ साथ ये भी थोड़ा सांत्वना मुसलमानों को दी कि हाँ हम कुछ सीटें आपको दे देंगे। बेसिकली उसमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा भंगिमा के स्तर पर, ऑपरेशंस के स्तर पर उनको थोड़ा करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस मामले में आरएसएस बहुत दूर दूर की गोटी खेलता है। मतलब पिछले 90 साल से हमारे मुल्क में सक्रिय है। मतलब वही आरएसएस 1984 में, अगर हम आज यकीन नहीं करेंगे, कर पाएंगे ज़्यादातर लोग, कि उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। तो उसको कैसे अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है, कभी आगे पीछे जाना है, वो तो इसीलिए फौरी तौर पर मॉड्यूलेट करना पड़ेगा उनको। वो ये मुझे लगता है। सुभाष जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी आगे लेकर जाएं तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के बाद ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी, जहां मुजफ्फरनगर और शामली ज़िलों में भी जो दंगे हुए थे, और काफ़ी बड़े दंगे हुए थे, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा, अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी देखें तो सीधा सीधा फ़ायदा भाजपा को हुआ था वहाँ पर। और उसके बाद इस तरह की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं, और बल्कि मुजफ्फरनगर दंगे से पहले भी कई सारे दंगे वहाँ पर हुए थे पिछले 1-2 सालों में। तो लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है। सरकार अगर है तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, जिसके ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वह एक मुस्लिम कट्टरपंथी या मुस्लिम कट्टरपंथ का अक्सर समर्थन करती है। फिर आपके हिसाब से फिर ऐसा क्यों है आज कि उत्तर प्रदेश में भी ये सफल तरीके से इस तरह से राजनीति कर पा रही है आज संघ परिवार? मुझे 2 बातें इसके संदर्भ में कहनी है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, बसपा के शासन में मायावती के बारे में हमारे अलग अलग जो भी राय हो सकती है, लेकिन मायावती की राज में एक बात थी कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त था। तो मायावती की हुकूमत से हटने के बाद ही अगर समाजवादी पार्टी के शासन में दंगे शुरू हुए हैं, और उन इलाकों में भी दंगे हुए हैं जहाँ पर कभी दंगे पिछले 20 साल से दंगे नहीं हुए थे। फैज़ाबाद का ही उदाहरण हमारे सामने है, दंगे नहीं हुए थे 20 साल से। तो और जो बात बार बार रेखांकित की जा रही कि राज्य प्रशासन की कहीं ना कहीं शह है उसको, मतलब जिलाधीश के स्तर पर जिस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी भी ध्रुवीकरण का गेम खेलती रही है। हुकूमत में बनने के बाद, आने के बाद भी उन्होंने लगातार कि भाई मुसलमान तो हमसे दूर भागने वाला नहीं है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति करो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रहा है। नहीं तो कोई, क्योंकि मायावती के शासन में लोग वही थे और ये ब्यूरोक्रेसी भी वही थी, जनता भी वही थी। और अगर समाजवादी पार्टी आने के बाद जो कोट अनकोट मुस्लिमों की ज़्यादा हिमायती मानी जाती है,
वहाँ दंगे होना अपने आप में, इतने बड़े पैमाने पर दंगे होना, ये एक राज्य प्रशासन की विफलता है। मैं दूसरी बात ये जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक सेक्युलर, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण बिल्कुल सामने है, कांग्रेस का उदाहरण लेते हैं, आसाम। आसाम के अंदर तो भाजपा हुकूमत में नहीं है और पिछले कुछ सालों से वहाँ पर बोडो इलाकों में जिस तरह की स्थितियाँ बनी हैं, तो एक पूरे हमारी सोसाइटी का जो डायनामिक्स बदल गया है, उस पर भी मुझे लगता है कि गौर करना पड़ेगा। सेक्युलर लोग हुकूमत में रहेंगे भी तो भी ऐसी फोर्सेस हमारे समाज में वजूद में आई हैं जो दंगे करा सकती हैं, जिसके बारे में वो इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम जैसी बनी है हमारे मुल्क में। तो एक सवाल मुझे लगता है ये। सुभाष जी, इसके साथ साथ लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता का ठेका सिर्फ बहुमत में जो समुदाय है या हिंदुत्व ताकतों ने ही उठा रखा है इस देश में। और कहीं पर भी अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता दरअसल अल्पसंख्यक समाजों से भी देखने को मिलती है। अब जैसे अब लव जिहाद की अगर उदाहरण ले लें हम, तो एक तरफ लव जिहाद में वहाँ बात हो रही है कि, और कोशिश ये की जा रही है कि भाई हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों से शादी ना की जाए, लेकिन उसी के साथ साथ एक इस्लामिक मौलवी का भी अभी कुछ देर पहले एक फतवा जारी किया उन्होंने कि भाई मुस्लिम लड़कियां भी हिंदुओं से शादी ना करें। और ये एक ही उदाहरण है, इस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी के भी कई रूप, या अल्पसंख्यक समुदाय, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस या सिखों के बीच में भी इस तरह की सांप्रदायिकता की आवाज़ बार बार देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुमत सांप्रदायिकता जो है उसको भी मजबूती मिलती है? हाँ, निश्चित तौर पर। मतलब एक दूसरे को मजबूती पहुंचाते रहते हैं। माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की वजह से मेजॉरिटी कम्युनलिज्म मजबूत होता है, दोनों एक दूसरे को डर दिखाते रहते हैं, तो मजबूती तो मिलती है। और मुझे ज़्यादा चिंता ये लगती है कि ऐसे घटनाएं जब भी होती हैं जिसमें सेक्युलर फोर्सेस खामोश रहती हैं, चुप रहती हैं। जैसे आपको याद होगा केरल में पॉपुलर फ्रंट नाम के संगठन ने एक क्रिश्चियन टीचर का हाथ काटा था, और वो ऐसा संगठन है जो काफ़ी रेडिकल इस्लामिक संगठन है। वो महिलाओं को कैसे रहना चाहिए वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी करता है। अब ऐसे संगठनों को लेकर के अगर हम बोलेंगे नहीं तो उसका फ़ायदा सेकुलरिज्म के कॉज का भी नुकसान होता है और मेजॉरिटी कम्युनल फोर्सेस भी मजबूत होती हैं। बिल्कुल, एक मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है। और दूसरा, मैं इसी से जुड़ करके एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में शाहबाग का आंदोलन हुआ था, पिछले साल शाहबाग का आंदोलन चला था, ऐतिहासिक आंदोलन था। एक मुस्लिम बहुल मुल्क में सेकुलरिज्म के सवाल पर आंदोलन चला और काफ़ी उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से लड़ा, वो लाखों तादाद में लोग उतरे। आप गौर करेंगे कि उस सवाल पे जमात इस्लामी, यहाँ की जो जमात इस्लामी थी, क्योंकि वहाँ की जमात इस्लामी के लोग उस घटनाओं में शामिल थे, यहाँ की जमात इस्लामी ने उनका समर्थन दिया, बाकी इस्लामी संगठनों ने समर्थन दिया उन युद्ध अपराधियों का। लेकिन ज़्यादातर पार्टियाँ चुप रही यहाँ पर, मतलब विडम्बना है कि चुप रही, और बाकी छिटपुट संगठन, हम लोगों जैसे लोग इसके बारे में बोलते रहे। लेफ्ट पार्टियों ने भी खामोशी बरती, तो जिसकी वजह से उनका फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से इस पर हम लोगों को तो बोलना ही चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आपने अभी बांग्लादेश के आंदोलन की बात करी, इसको अगर हम थोड़ा और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, इसके दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें, तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई सारे मुल्कों में, चाहे पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी की बढ़ोतरी हो, या बर्मा में बौद्ध कट्टरपंथी की एक बढ़ोतरी हो, या श्रीलंका में सिनहलीज़ कट्टरपंथी और एक मेजॉरिटेरियनिज्म का एजेंडा जो सफल रहा है, और हिंदुस्तान में उसी के साथ साथ हिंदुत्व कट्टरपंथी की जो बढ़ोतरी हुई है, लगभग पिछले 1-2 दशकों में ये लगभग साइमल्टेनियसली हर जगह एक साथ हो रहा है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं, और क्या हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई हिंदुत्व कट्टरपंथी है, क्या इसको भी इसी परिप्रेक्ष्य में या संदर्भ में समझने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि जैसे पिछले 20 साल से लगभग ये चीज़ें जो भारत में भी हम देखते हैं, तो 20-25 साल पहले ही जो मतलब समाजवादी आंदोलन मुल्क में दुनिया के पैमाने पर उसका कमज़ोर पड़ने के बाद जो दुनिया के पैमाने पर ऐसी फोर्सेस जो इमर्ज हुई है, और एक वैकल्पिक, चूँकि कोई सिस्टम उनके सामने दिखता नहीं है, तो मैं एक तो इसको इस ढंग से रिलेट करता हूँ कि एक फैक्टर वहाँ से आ रहा है कि भाई अगर 30s एंड 40s में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, तो इस पूरे इलाके में साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेश के खिलाफ एक संघर्ष चल रहे थे, एक दूसरे को ताकत पहुंचा रहे थे। 30 साल 40 साल का एक सफ़र, जहाँ पर भी हुकूमतें बनी, इंडिपेंडेंट हुकूमतें बनी, पूंजीवाद का अपना संकट है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है,
और ऐसे समय में समाजवादी हुकूमतों का टूटना, तो एक पूंजीवाद एक उच्छृंखल पूंजीवाद है। तो ऐसे में ऐसी फोर्सेस का पनपना काफ़ी दिखता है, जो सोवियत रूस में भी सोवियत रूस के पुराने इलाकों में दिखता है, पूर्वी यूरोप में भी दिखता है ऐसी फोर्सेस का। तो एक तो फैक्टर वो है, और दूसरा मुझे लगता है कि एक दूसरे को मदद पहुंचाने वाला भी है, क्योंकि इन सारे देशों में, मतलब भारत इस मामले में, इस पूरे इलाके में एक अनोखा देश है कि सेकुलरिज्म के सवाल पे हम लोगों ने, आज़ादी जब मिली थी, बहुत अड़िग रंग से रहे नेहरू और गांधी सब लोग, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश जिस तरह का एक इस्लामाइजेशन का एजेंडा उन्होंने रखा, तो इसका एक असर पड़ा। और आज वहाँ पर भी, भारत में भी, वहाँ पर तो ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हुई हैं, और भारत में, और भारत जैसे देश में ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसका असर भी दूसरी जगहों पर जाता है। तो मिला जुला एक मामला मैं देखता हूँ ये। जब आज़ाद हिंदुस्तान स्थापित भी हुआ था तो तब सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर या धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अडिग रहा था हिंदुस्तान। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज जो एक बढ़ोतरी हुई है इन तरह की ताकतों की, और आज जो खुले तरीके से बिल्कुल ये लोग जो ज़मीन पर अपना काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो हैं, ख़ासकर कि मैं सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अलग अलग लोग जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं एक इनकी हार भी रही है? क्या कहीं ना कहीं कुछ ज़मीनी परिस्थितियों को समझने में ये लोग भी असफल रहे हैं? और आगे का रास्ता क्या होगा इन ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से अगर विजय प्राप्त करनी है, तो आगे का रास्ता क्या आप देखते हैं? मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये सेकुलर फोर्सेस की हार है, निश्चित तौर पर हार है, और इस पूरे दक्षिण एशिया के इस पूरे इलाके में मेजोरिटरिज्म का जो उभार दिख रहा है, उसको सिर्फ हम लोग समाजवाद के विफलता से या नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी सोसाइटी की इंटरनल प्रॉब्लम्स रही हैं। मुझे लगता है कि जिसको डील करने में हम लोग असफल हुए हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या हम सभी लोग असफल हुए, जो भी सेकुलर अपने आप को कहता है। क्योंकि नेहरू और गांधी का जो सेकुलरिज्म था, उन्होंने जो, मतलब इस मामले में एक बहुत काबिल गौर उन्होंने भूमिका अदा की थी। लेकिन दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा, सेकुलरिज्म, स्टेट का सेकुलर बने रहना, और समाज का सेकुलर बने रहना, समाज का जो सेकुलराइजेशन का जो सवाल है। मुझे लगता है कि वो सवाल हमारे एजेंडा से लगातार छूट गया है। समाज का सेकुलराइजेशन कैसे होगा, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी छूटा है, लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से भी छूटा है, और बाकी सेकुलर जो छोटे छोटे संगठन की तरफ से छूटा है। क्योंकि और इस मामले में मुझे लगता है कि दक्षिणपंथी शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय रही हैं। मतलब हमारा समाज, बस सेकुलरिज्म का सवाल मतलब राज्य और धर्म की अलग होने का, सेपरेशन का सवाल है। और तीसरी दुनिया के देशों में ये बहुत घुला मिला मामला है, और आपको बहुत एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए थी, जो हमने अपनाई नहीं। इसके बरक्स हम दक्षिणपंथी ताकतों को देखते हैं कि वो सेकुलरिज्म के बारे में क्लियर थे, कि वो सेकुलरिज्म से संतुष्ट नहीं थे। वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते थे, वो निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते थे। उन्होंने स्कूलों के ज़रिए, तमाम सारे चीज़ों के ज़रिए इस अपने एजेंडा को आगे बढ़ाया। तो स्टेट में भले भी वो न थे, हिंदू राष्ट्र, आरएसएस के लोग जैसे लोग बहुत मार्जिनल थे सेस 47 में, लेकिन उस सोसाइटी को उन्होंने डिसेकुलराइज और अधिक कैसे किया जाए, इस काम में वो सफल रहे। और दूसरा, मुझे एक बात जो मुझे अपने आंदोलन से लगातार छूट रही है, हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी बहुत बारबैरिक सोसाइटी है। हम भले अपने आप को बहुत सहिष्णु कहें, लेकिन बहुत बर्बर समाज हम लोग का है, और जबकि हम सब लोग ज़्यादातर इस मामले बहुत सहिष्णुता की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है, बनावट है, वो भी हमसे छूट रहा है, और जिसको हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है एजेंडा पे लाना पड़ेगा। नए तरह के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, या अगर चल रहे हैं तो उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम थोड़ा सा एक लड़ाई थोड़ी सी आगे बढ़ सकती। मॉडर्निटी का सवाल बहुत ज़ोरदार ढंग से लाना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ ऐसे सवाल हैं जो छूटे हुए, उनको लाना पड़ेगा। और सिर्फ हम, अगर हम ये कहें कि सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम करेंगे तो नाकाफ़ी रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई तो एक लड़ाई है, लेकिन वहीं पर ही समाज की सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि बार बार ऐसी कुछ धर्मनिरपेक्ष ताकतें या धर्मनिरपेक्ष संगठन जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अक्सर लेकिन उनसे एक बात सुनने को मिल रही है कि भाई कांग्रेस या सपा जैसी पार्टियों को फिर से मजबूत करो, उन्हीं के पीछे ही अपनी ताकत लगा दो, और वहीं से ही फिर से सेक्युलरिज्म की जीत हो सकती है। लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा है कि ये पार्टियां ऐसी काफ़ी
सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर भी काफ़ी अवसरवादी पार्टियां रही हैं, जहां एक तरफ जब एक तरफ ज़रूरत पड़ी है, जब एक तरफ दबाव रहा है, तो हमेशा पीछे झुक गई हैं। चाहे वो राजीव गांधी का शिलान्यास का सवाल हो, बाबरी मस्जिद के स्थान पर शिलान्यास करवाना है, ऐसे कई सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। तो क्या ये रणनीति को भी फिर से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी पार्टियों को दरअसल सेक्युलरिज्म बचाने के लिए, क्या ऐसी पार्टियों को बार बार और बिना उनके एजेंडा को क्वेश्चन किए हुए इन्हीं पार्टियों को बार बार और इनके पीछे लग के समर्थन इनका करना? एक तरीक़ा से टैक्टिकली अगर मान ली इलेक्शन वाली इलेक्ट्रल बैटल में हमें टैक्टिकली निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति अगर हम बहुत ताकतवर नहीं है तो ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ सकता है, तो मैं उसकी मजबूरियाँ समझता हूँ। और मैं कम्युनल फासिज्म का एजेंडा लेकर के अगर कोई पार्टी आगे बढ़ रही है, कोई आरएसएस, कोई बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके बरक्स अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में बहुत सवाल हो सकते हैं, तो टैक्टिकल सपोर्ट के तौर पर हमें देखना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं, जिस पर आप संकेत भी दे रहे हैं कि ज़्यादातर हम उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। वैकल्पिक आंदोलन जो दबाव का आंदोलन है, ताकि ये ताकतें जो सेकुलरिज्म के सवाल पर ढुलमुल रहती हैं वो ज़्यादा मजबूती से रहें सेकुलरिज्म के सवाल पर, उसके बारे में हम गाफिल रहते हैं हम। और ये मुझे बहुत ज़्यादा चुभा ज़्यादा याद मैं कर सकता 2004 के बाद, ये जैसे हिंदुत्व टेरर का जो मसला रहा है हमारे मुल्क में, हिंदुत्व टेरर के खिलाफ जो पूरी लड़ाई रही है, कुल मिला के हम लोगों को लगता है कि पूरी कांग्रेस यूपीए हुकूमत ने वो लड़ाई लड़ी। बाकी फोर्सेस को, मतलब जब आरएसएस संगठन के कार्यकर्ता या अन्य संगठनों के कार्यकर्ता जब आतंकी घटनाओं में शामिल पाए गए थे, जब ये पूरे हिंदुत्ववादी संगठन डिफेंसिव पे थे, तो ऐसे में एक मौका हम लोग चूके हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे हम सारी बातें, सारी बंदूक अपनी उन्हीं के कंधे पर रखते हैं, तो वो अपने हिसाब से करेंगे वो। तो ये करना पड़ेगा हम लोग, अपना एक वैकल्पिक अपना आधार मजबूत करना, समाज का सेकुलराइजेशन कैसे हो उसके बारे में सोचना, ये करना पड़ेगा। अगर हम समाज के सेकुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, दरअसल सेकुलरिज्म की क्या परिभाषाएं भी बहुत सीमित हो गई हैं, खासकर कि ऐसी पार्टियों की वजह से जो अपने आप को सेकुलर आज के दौर में कह रही हैं, कि सेकुलरिज्म का कहीं ना कहीं मुद्दा सिर्फ यहाँ तक ही आकर सीमित रह गया कि भाई हमारे शासन में दंगे नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं और सच्चे धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें माइनॉरिटी स्टेटस, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनका किस तरह का विकास हुआ है हमारे देश में? क्योंकि अगर आज हम इस देश में ज़्यादातर तो कांग्रेस की ही सरकार रही है, केंद्र में कम से कम, और उसमें अगर हम अभी पीछे जो सच्चर कमेटी या रंगनाथन मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुसलमानों की स्थिति जो आज सामने नज़र आ रही है कि आर्थिक रूप से आज वो दलितों से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं हमारे देश में। तो क्या सेक्युलरिज्म केवल दंगा ना होना या स्टेट और धर्म को जिस तरह से हमने कहा अलग रखने के अलावा माइनॉरिटी राइट्स को भी सामने रखते हुए, क्या ये एक अपने सेक्युलरिज्म की परिभाषा में इसको बहुत पुख्ता रूप से जोड़ने की ज़रूरत है आज इस लड़ाई में? नहीं, बिल्कुल सही, आपने ठीक बात कही। जैसे कि ज़्यादातर सेकुलर पार्टियाँ एकमात्र अपने आप को यही तारीफ़ कहती कि हमारे हुकूमत में दंगे नहीं हुए। लालू यादव अपनी पीठ इसीलिए थपथपाते कि मैंने दंगे नहीं होने दिया, या अगर इस तरह की बात। लेकिन सेकुलर पार्टियों की निगाह में भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर है, माइनॉरिटी को उन्होंने सिटीज़न के तौर पर नहीं देखा है। अगर सिटीज़न के तौर पर देखा होता तो उसके विकास के लिए, उसके बहुमुखी विकास के लिए कोशिश की होती। और इस मामले में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बहुत आँख खोलने वाली है। पश्चिम बंगाल में की हुकूमत रही है, और वहाँ मुसलमानों के जो हालात हैं, जिसमें बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों के से जैसे ही बदतर है। मतलब उनकी निगाह में उनने दंगे तो होने नहीं दिए, चलिए मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को सिर्फ कम्युनिटी के तौर पर देखा कि उनको हिफाजत की जानी है। तो निश्चित तौर पर ये सेकुलर फोर्सेस के सामने एक डिस्कम्फर्टिंग सवाल है, जिसको एड्रेस हम लोग को करना पड़ेगा। सुभाष जी, न्यूज़ क्लिक में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी मुद्दे पर और कई और मुद्दे पर, मानवाधिकार के मुद्दों पर, इस सांप्रदायिकता के मुद्दे पर या जाति हिंसा के मुद्दे पर आपसे लगातार हमारी बातचीत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी।